हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक अर्थात धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। यह एक छोटा टॉपिक है, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजी में कहें तो धातु को मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। लेकिन धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए तत्व क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व की, कि तत्व क्या होता है। तत्व में क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, अर्थात एक ऐसी जो पदार्थ मान लो जिसमें क्या होता है, सभी परमाणु क्या समान होते हैं। समान मतलब एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान। उनसे मिलकर बनते हैं पदार्थ, वो कौन क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो परिभाषा आपको यही लिखनी है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और ये परमाणु कैसे होने चाहिए, समान परमाणु क्रमांक वाले होने चाहिए। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं अर्थात समान परमाणु क्रमांकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब ऐसी बात है तो तत्व क्या होते हैं, इनको तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। तत्वों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है, और वो कौन कौन से हैं, धातु, अधातु और उपधातु। कौन कौन सी तीन श्रेणियां हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इनको तत्वों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है, और कौन कौन से, धातु, अधातु और धातु। अब इनका हम क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं इनका हम, क्या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले धातु और अधातु, क्योंकि जो उपधातु होती है उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो पहले हमें ये तो पता चले धातु और अधातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन मतलब साथ ही साथ। सबसे पहले बात करें धातु और अधातु को हमने यहाँ लिखा, साथ ही साथ किन गुणों के आधार पर इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवस्था के बारे में। हमारी जो धातुएं होती है ये क्या होती है, सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं क्या होती है, सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो मरकरी होता है अर्थात जो पारा होता है, ये इसका अपवाद होता है। अर्थात मरकरी या पारा जो धातु होती है वह क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अर्थात अवस्था कब देखनी है हमें, सामान्य जो कमरे का तापमान होता है उस तापमान पर की बात कर रहे हैं कि धातु तो सामान्यतः ठोस होती है, लेकिन मरकरी या पारा क्या होता है, इसका अपवाद होता है, अर्थात ये द्रव में पाई जाती है। फिर अधातुओं की बात करें, अधातु ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। अधातुएं क्या होती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। अर्थात हमारे ठोस में जैसे कॉपर होता है, सल्फर होता है, ये अधातु होती है लेकिन फिर ठोस होती है। द्रव की बात करें जो हमारे ब्रोमीन होता है ये द्रव होता है, और गैस की बात करें जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो ये गैस होते हैं। तो अधातु क्या होते हैं, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, जबकि धातु क्या होती है, सामान्यतः ठोस होते हैं। दूसरा अंतर देखें अपन अध्ययन में, तो आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का अर्थात उसे कहते हैं जिसमें पीट पीट के जिसे चादर बनाया जा सकता है। तो ये गुण किसमें पाया जाता है, आघात अर्थात हम पीटते हैं, आघात करते हैं, और वर्धनीयता अर्थात पीटने पर जो फैल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तो इस गुण के आधार पर देखें तो जो धातुएं होती है ये आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें पीट पीट कर क्या किया जा सकता है, चादर बनाई जा सकता है। इनको पीट पीट क्या कर सकते हैं, चादर बनाया जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं अधातु की, तो ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, अर्थात इनको जब पीटा जाता है तो ये क्या होते हैं, भंगूर होते हैं, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। अर्थात इन्हें यदि हम पीटेंगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। तीसरा अध्ययन के विषय या हम गुणधर्म की बात करें तो कौन सा लेंगे, तन्यता। तन्यता का मतलब होता है क्या इनको खींचकर इनके तार बनाए जा सकते हैं। तन्यता का अर्थ क्या होता है, खींचकर तार बनाने की योग्यता। तो धातु में ऐसा गुण क्या होता है कि पाया जाता है, तन्य अर्थात इससे तार बनाए जा सकते हैं। तो धातु में यह गुण पाया जाता है, कौन सा, तन्यता का। लेकिन अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का कैसे तार बनाओगे, हाइड्रोजन गैस है, ब्रोमीन जल है, तो वही बात है कि इनका तार नहीं बन सकता, केवल धातुओं का ही तार बन सकता है। फिर अगला अंतर देखें, अगला अध्ययन का विषय देखें तो अगला है हमारा कठोरता। धातु ही क्या होती है, सामान्यतः कठोर होती है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा अपवाद है कौन सा, पारा या मरकरी, यह कठोर नहीं होता, बाकी सब कठोर होते हैं। लेकिन क्या है, अधातुएं क्या होती है, सामान्यतः मुलायम होती हैं। सामान्यतः कैसी होती है, अधातुएं मुलायम होती है। फिर धातुओं की बात करें तो उनकी सतह को हम चमकीला बना सकते हैं। तो चमक की बात करें तो धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है।
अधातुओं की बात करते हैं, इनमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। अधातुओं में क्या होती है? कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। तो धातुओं में तो चमकीली होती है, लेकिन अधातुएं क्या होती है? कोई विशेष चमक इनमें नहीं पाई जाती। फिर ध्वनि की बात करें, धातुओं की बात करें तो धातुएं वस्तु से जब टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब धातु क्या होती है? जब वस्तु से टकराती है तो क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि अधातुओं की बात करें तो ये किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। फिर बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो आप समझ सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी आप समझते हैं। अर्थात मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो ठोस अवस्था है उसको पिघलने की अवस्था। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है पिघलने की अवस्था। तो कितने तापमान पर कोई भी चीज़ पिघल जाती है, अर्थात ठोस से द्रव में बदल जाएगी, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ होता है कि कितने तापमान पर वह वस्तु उबलने लगेगी, अर्थात कितने तापमान पर वह वस्तु उबलने लगेगी, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों अर्थ आप समझ चुके होंगे। तो जो धातुएं होती हैं इनके क्या मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठोस होती है तो इनको पिघलने के लिए भी बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ती है। जब पिघलने के लिए जब तापमान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उबलने वाली बात आए तो उबलने के लिए भी इनको उच्च तापमान की ज़रूरत पड़ती है। फिर अधातुओं की बात करें तो ये निम्न तापमान पर भी पिघल जाती है, साथ ही साथ क्या उबलने भी लगती है। फिर चालकता की बात करें, अर्थात इनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चालकता की बात करें तो चालकता में क्या ऊष्मा और विद्युत के ये सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के ये सुचालक होता है। धातु क्या होती है? उनको आप गर्म करेंगे तो गर्म भी हो जाएंगे, साथ ही साथ यदि इनके तार बनाए जाते हैं और उसे विद्युत प्रवाहित करेंगे तो विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। अधातुओं की बात करें तो इसमें कुछ तत्व होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें तो क्या है विद्युत और ऊष्मा का चालन हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। फिर आवर्त सारणी की बात करते हैं। आवर्त सारणी के बारे में तो आप जानते हो आवर्त सारणी क्या होती है। जो मेंडलीफ ने क्या किया था, आवर्त सारणी बनाई थी जिसमें सभी जितने भी तत्व थे ना, तो उन तत्वों को एक सही विन्यास के अंदर बिठाया था, जिससे हम क्या है कि उनके गुणधर्मों के बारे में जान सकते थे। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसके अनुसार देखें तो धातुएं होती है ये लगभग बाईं ओर होती है। कहाँ होती है? बाईं ओर होती है धातुएं मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें दाईं ओर क्या होती है? अधातुएं होती है। बाईं ओर तो हमारी धातुएं होती है, दाईं ओर क्या होती है? अधातुएं होती है। अब उदाहरणों की बात करें धातु और अधातु का, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तो हमारी धातुएं हैं। और अधातु जैसे हमारे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, हैलोजन वर्ग और नोबल गैसें, ये हमारी क्या आती है? अधातुएं हैं। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया है। अब नोट कुछ खास बातों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु हमारी लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु हमारी लिथियम है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे हल्की धातु तो हमारी लिथियम है और सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। पारे की बात करें तो पारा क्या है? एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा क्या हुआ? एकमात्र ऐसी धातु बनी है जो क्या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अन्य सभी धातुएं क्या ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि पारा ही क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बात करें धातु जिसका गलनांक सबसे कम है, वह कौन सा? पारा। अर्थात जिसका गलनांक कम है, कितना? -39 सेंटीग्रेड। -39 सेंटीग्रेड पर पारा क्या होता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो पारे की हमने बात कर ली है। तो पारे के ये तापमान भी याद रखना, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब धातु की बात करें तो कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा गलनांक वाली धातु कौन सी है? वो हमारी टंगस्टन। कौन सी? टंगस्टन। और ये हमारे 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके गलती है, अर्थात पिघलती है, ठोस से द्रव अवस्था में बदलती है। इसीलिए जो हमारे बल्ब होते हैं तो बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं तो फिलामेंट किसके बनाए जाते हैं? टंगस्टन नामक धातु के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए बल्ब के फिलामेंट किससे बनाए जाते हैं? टंगस्टन से। फिर आती है हमारी उपधातु। क्या आती है? हमारी उपधातु। तो उपधातु के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। उपधातु किससे कहेंगे? उपधातु के बारे में बात करें तो वो रासायनिक तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो वे रासायनिक तत्व जिनमें क्या होता है? धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। ये सामान्यतः धातुओं जैसे ही दिखते हैं और धातु की तुलना में ये अधिक भंगुर होते हैं बस।
क्या होता है, दिखने में तो धातु जैसे दिखते हैं लेकिन धातु की तुलना में ज़्यादा भंगुर होते हैं। अब बात करें उपधातुओं की, तो उपधातु में सामान्यतः क्या अधात्विक रासायनिक गुण पाए होते हैं। उपधातु में क्या होते हैं, अधात्विक रासायनिक गुण होते हैं। और भौतिक गुणों की बात करें तो धातु के समान उनके भौतिक गुण होते हैं। तो दिखने में तो धातु होते हैं और क्या कहते हैं, इनके गुण कैसे होते हैं, रासायनिक गुण अधातु जैसे। अब इनको उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जैसे हमारे उदाहरण क्या है, एक तो हमारे जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। तो ये हमारे अधातु उपधातुओं के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने आज धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ये हमारी केमिस्ट्री की सीरीज़ है जो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।